योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। सभी को नमस्कारम। आज तमिल नया साल है। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक साल में कितने नए साल के दिन होते हैं। तो ये अलग अलग कैलेंडरों के कारण है। आखिरकार पृथ्वी गोल है और ये घूम रही है। आप कहाँ से गिनना शुरू करते हैं वो आपके ऊपर है। अलग अलग संस्कृतियों ने नए साल को उस दिन से गिनना शुरू किया जो उनके लिए एक नई शुरुआत के मायने में सबसे महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु या तमिल संस्कृति, जो पृथ्वी पर सबसे पुरानी कृषि संस्कृतियों में से एक है, 14 अप्रैल को नया साल मानती है, जब सूर्य के पृथ्वी से संबंध में एक बदलाव होता है। और बाकी के देश में भी इसे वैशाखी या बैसाखी के रूप में देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर में ये अभी फसल काटने से जुड़ा है, लेकिन दक्षिण में फसल पहले ही कट चुकी है, 14 जनवरी को पोंगल के बाद। अब ये खेतों को तैयार करने का समय है, जिसे एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य माना जाता है। तो इससे पहले कि हम खेतों को फिर से छुएं, हमने फसल काटने के बाद इसे कुछ समय के लिए बिना छुए छोड़ दिया है। अब इससे पहले कि हम फिर से जाकर खेतों में अपने हल रखें, इसे एक नई शुरुआत माना जाता है। तो ये तमिल लोगों के लिए नया साल है। तेलुगु नया साल उगादी बस कुछ ही दिन पहले था, क्योंकि वो खेतों में थोड़ी जल्दी जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जो मई के अंत में शुरू होता है। तमिलनाडु में भी ये आता है, तमिलनाडु के इस हिस्से में ये आता है, लेकिन तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा उत्तर पूर्वी मानसून का इंतजार करता है, जो बाद में आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून थोड़ा हल्का होता है, उसके कारण उनकी गणनाएं थोड़ी अलग होती हैं। और आज एक नए साल की शुरुआत है, क्योंकि ये कृषि का एक नया साल है, क्योंकि कृषि ही यहाँ जीविका का आधार थी। उस वजह से नई खेती की शुरुआत को नया साल माना जाता है। दिसंबर जनवरी को नहीं, क्योंकि उस समय इस संस्कृति में हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। तो दुनिया भर में सभी तमिल लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तमिल नया साल तो उसके एक हिस्से के रूप में हमारा साउंड्स ऑफ ईशा कुछ ऐसा प्रस्तुत करेगा जिसके तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत मायने हैं।
வெயிலோ புயல் மழையோ வெளியில தான் விளையாட்டு. வயலோ நதிக்கரையோ பாட்டு பாடும் உயிர் மூச்சு. பசுமை கண்ணிறைய பார்க்கத்தான் உயிரும் பாட்டு பாடும் கேட்கத்தான். பொன்னும் விளையும் பூமி இன்னும் என்ன வேணும் உயிர் வாழ. திரும்ப வேணும் காலங்கள் எல்லாம் எந்நாளும் வணங்கிடுவோம் தாய் மண்ணை. திரும்ப வேணும் காலங்கள் எல்லாம் எந்நாளும் வணங்கிடுவோம் தாய் மண்ணை. உயர்வாய் வாழ்ந்தாலும் பணிவேதான் பண்பாடு. துயரம் வந்தாலும் ஆனந்தந்தாம் வெளிப்பாடு. பொங்கி உயர்ந்திடும் உற்சாகந்தான் எதற்கும் சலிக்காத வேகந்தான். உயிரில் தெளிக்கும் மக்கள் இன்னும் என்ன வேணும் தமிழ் வாழ. திரும்பிடுமே காலங்கள் எல்லாம் எந்நாளும் வணங்கிடுவோம் தாய் மண்ணதான். திரும்பிடுமே காலங்கள் எல்லாம் எந்நாளும் வணங்கிடுவோம் தாய் மண்ணதான். தானனனே தானானே தானானே தானனனே தானானே தானனனே
अब जबकि तमिल नया साल पूरा हो गया है, अब हम केरल जाते हैं। पुदु वर्ष आशंसंगल। ये केरल के लिए भी नया साल है। तो दुनिया भर में सारे मलयाली लोगों को हम आपके लिए सर्वोत्तम की कामना करते हैं, लेकिन ये समय सर्वोत्तम नहीं है। लेकिन मेरी कामना है कि आप अपने सर्वोत्तम पर हों। तो हमें पंजाब, बंगाल, उड़ीसा भी जाना होगा। हम उन्हें उनकी भाषा में शुभकामनाएं नहीं दे सकते, हम केवल शुभ 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 कह सकते हैं। आप में से हर किसी को ये परिस्थिति काफी भयानक है, फिर भी कई सारे लोग बहस कर रहे हैं। अरे क्या वाकई इसकी जरूरत है? चलो बाहर चलकर हम अपना काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, पिछली बार जब कोई हवाई यात्रा नहीं थी, जब लोगों का इतना ज्यादा आवागमन नहीं था जैसा आज है, पिछली बार जब ये हुआ था सन 1918 में, स्पेनिश फ्लू ने 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। आप एक बार फिर से कोशिश करना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से किसी को आपको रोकना होगा। सरकार यही करने की कोशिश कर रही है, दुनिया भर की सरकारें यही करने की कोशिश कर रही हैं। जिन्होंने लॉकडाउन जल्दी लागू नहीं किया, दुर्भाग्य से वो देश काफ़ी ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। अमेरिका में 24,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ये बाकी की दुनिया के लिए कोई प्रेरणा देने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे अमीर देश, जहां सबसे ऊंचे स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर वो इस हालत में चला जाता है तो दूसरे देशों का क्या होगा? ये एक बहुत डरावनी स्थिति है। तो भारत में इसे सीमित कर लिया गया है, लेकिन वायरस पर जीत हासिल नहीं हुई है। हमने सिर्फ इसे सीमित किया है। इन जीवाणुओं की प्रकृति को जानते हुए कि उनका कोई दिमाग नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप अच्छी संगत में हैं। वे शायद 1 कोशिकीय या शायद 2 या 3 कोशिकाओं वाले हैं, लेकिन कोई दिमाग नहीं है। लेकिन वो करने को आमादा हैं जो वो करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं उनके अपने जीवन के लिए, और वो बार बार लगातार उस दिशा में काम करेंगे। वो आपकी तरह नहीं है। 3 हफ्ते घर पर, अचानक आपको लगा कि कुछ नहीं होगा, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। वे ऐसे नहीं हैं, उनकी प्राथमिकताएं नहीं बदलती। वो बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हम आपसे कहते रहे हैं, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति ही। उद्देश्य की एक अटूट भावना ही मुक्ति है। तो उनमें उद्देश्य की एक अटूट भावना है और उन्हें मुक्ति की जरूरत नहीं है। वो आपको मुक्त करने को तैयार हैं। तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से एक जटिल दिमाग बहुत सारे लोगों के लिए फायदा नहीं बन पाया है। किसी भी दूसरे प्राणी के मुकाबले हमारे पास ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पास एक जटिल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जिससे हम चीज़ों को कई आयामों से देख सकते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे मनुष्यों के लिए ये क्षमता स्पष्टता लाने के बजाय हर चीज़ के बारे में लगातार एक धुंधली उलझन भरी स्थिति ले आई है। तो ये समय दुनिया को व्यक्तिगत आज़ादी और व्यक्तिगत कार्यों के लिए छोड़ने का नहीं है। इसे समाज की ज़रूरतों के अनुसार नियंत्रित करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, वायरस को एक तरह से सीमित कर दिया गया है, लेकिन जीत नहीं मिली है। ये बढ़ सकता है।
अगले एक हफ्ते में इस लॉकडाउन को बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। उसके बाद भारत आंशिक लॉकडाउन की सोच रहा है। ऐसी आर्थिक गतिविधियों में चुनिंदा छूट दी जाएगी जो देश के लिए ज़रूरी हैं। हमें समझना होगा कि ये जो छूट दी जा रही है, ये इसलिए नहीं है कि हमने वायरस पर जीत हासिल कर ली है या ये ख़त्म हो गया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आर्थिक मजबूरियां ऐसी हैं कि हमें किसी न किसी तरह का काम शुरू करना होगा। तो एक अस्तित्वगत खतरा जो हमारे जीवन के लिए है और आर्थिक समस्याएं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है, ये दो अलग अलग आयाम हैं। बेशक दोनों को सुलझाने की ज़रूरत है, देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन जीवित रहना बुनियादी महत्व का है। अच्छी तरह से जीने के लिए पर्याप्त होना, अच्छे से जीना दूसरे महत्व का है। तो अभी हमारे अस्तित्व के बुनियादी महत्व को संबोधित करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम पुराने लॉकडाउन के बारे में भूल जाएंगे। हम एक नया लॉकडाउन शुरू करेंगे। ये नए साल का दिन है, ताज़ा। तो पिछले 3 हफ्तों का बोझ सिर पर मत रखिए। 3 मई तक नया लॉकडाउन है। नया लॉकडाउन, पुराना हमने छोड़ दिया। ये एक नया लॉकडाउन है। चलिए नए लॉकडाउन का आनंद लें, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और ये देखें कि हम अपने आसपास के सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। स्थानीय क्षेत्रों में सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए खाना देने के मामले में मुझे लगता है कि आज शायद उन्होंने करीब 3000 लोगों की सेवा की है। यह और अधिक बढ़ेगा और हमारे ऊपर एक स्तर का आर्थिक बोझ डालेगा, लेकिन दुनिया भर के लोग इसे संभव बनाने में हमारा सहयोग करते रहे हैं। एक बार फिर उन सभी को धन्यवाद जो इसे संभव बनाने में आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करते रहे हैं। हम बेंगलुरु क्षेत्र में कर्नाटक सरकार के साथ भी कुछ इसी तरह की गतिविधि में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत जारी है और वो गतिविधि भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात, मौलिक जिम्मेदारी ये है कि हम इस वायरस के लिए परिवहन देने का काम न करें, क्योंकि हम परिवहन हैं। इसे हमारी ज़रूरत है। हमारे बिना ये जीवित नहीं रह सकता। तो हम सिर्फ दूरी बनाए रखते हैं, हम बुनियादी अनुशासन बनाए रखते हैं, जो भी दूसरे प्रोटोकॉल हैं जो आप सभी को पहले से ही पता हैं, इन बातों का पालन करके। और सबसे बढ़कर ये समझना कि ये आपके ऊपर थोपा हुआ नहीं है। इसको एक ऐसे अवसर के रूप में देखें जहां आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से देखते हैं तो अगले 19 दिन या ऐसा कुछ 3 मई तक ये बोझ नहीं होगा। ये कहने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक मजबूरियों के कारण हम निश्चित रूप से कुछ हद तक खुल जाएंगे मई के पहले हफ्ते तक। लेकिन शायद वो समय, उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन शायद वो समय ऐसा हो जब वायरस अपने मौके का इंतज़ार करेगा और फिर तेजी से फैलने लगेगा। तो मकसद ये है कि हम आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जीवन के नुकसान को सीमित करना चाहते हैं। अभी यही नज़रिया है, यही प्राथमिकता है। प्लीज़, खासकर आप में से जो जवान हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद आप थोड़े बीमार हों और ठीक हो जाएं, लेकिन पुरानी पीढ़ी का सफाया हो सकता है। अगर युवा लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो पुरानी पीढ़ी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो कृपया जिम्मेदारी से पेश आएं। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये हर किसी के बारे में है। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमें इससे सफलतापूर्वक बाहर आना है। यही इसके बारे में महत्वपूर्ण है। यह सवाल रूप का है। नमस्कारम सद्गुरु, आपकी कृपा से मुझे पिछले साल आश्रम में आकर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुरुआत से ही मेरे लिए यह बहुत साफ था कि मैं यहाँ इस मार्ग पर चलने के लिए आई हूँ।
इस एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित रखते हुए मैंने सभी कार्यक्रमों को पूरा किया और अपनी समझ के मुताबिक खुद के ऊपर काम किया। कुछ दिनों से मुझे इच्छा हो रही है कि खुद को उन सामाजिक भटकावों से दूर कर लूं जिसमें मैं बार बार फंस जाती हूँ। मुझे लगता है कि इससे मुझे अपना ध्यान केंद्रित करने और सेवा और साधना में अधिक तीव्रता और संतुलन लाने में मदद मिलेगी। शायद मैं हर दिन कुछ घंटों के लिए मौन में रहने का अभ्यास कर सकती हूँ, जो मददगार हो सकता है। मैं इस बारे में आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आभारी रहूंगी। प्रणाम। आप सिर्फ चुप रहने के लिए मेरे मार्गदर्शन का इंतजार क्यों कर रही हैं? आपको हर समय बस यही करना चाहिए। आश्रम या योग केंद्र एक क्लब नहीं है, ये एक समाज नहीं है जहां आप आते हैं और अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, आप दोस्ती कर रहे हैं, आपकी अपनी सोशल मीडिया की चीज़ें चल रही हैं। आप यहाँ इसलिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, आप में से हर एक के लिए है। आप यहाँ हैं, जैसा कि आपने कहा, एक ही चीज़ पर ध्यान होना चाहिए और वो है इस जीवन को बेहतर बनाना। और आपने कहा मैं अपनी समझ के मुताबिक काम कर रही हूँ, ये एक बड़ी समस्या है। मैंने सोचा कि हर पहलू कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आपको कैसे सांस लेनी है, आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे खड़े होना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब, क्या, कहाँ, हर चीज़ बताई जा चुकी है। लेकिन फिर भी आप अपनी ही चीज़ें कर रही हैं। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ अगर मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना है? आप अपनी खुद की चीज़ें कर रही हैं। अगर आप अपनी खुद की चीज़ें कर रही हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। बस जो आसानी से किया जा सकता है वो अनावश्यक रूप से लंबा समय लेगा। लेकिन अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है। अगर आपका हॉरोस्कोप कहता है कि आपके पास 10,000 साल का जीवन काल है तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं जो 80, 90, 100 साल की उम्र तक जिएगा तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि तब जो भी समय मौजूद है, मुझे यकीन है कि आप 62 की हो चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो 30 की हैं मुझे लगता है। वैसे भी मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अगर आप 35 साल की हों तो भी आपका करीब 50% सक्रिय जीवन बीत चुका है। यह आपके लिए अपनी खुद की चीज़ें करने का समय नहीं है। आपको बस सुनना चाहिए, वरना आप बेकार में गोल गोल घूमते रहेंगे। तो आप मुझसे पूछ रही हैं क्या मैं कुछ घंटों के लिए मौन रह सकती हूँ? आपको दिन के 24 घंटे मौन रहना चाहिए। खर्राटों की अनुमति है। और केवल तभी बोलिए जब ये काम के लिए ज़रूरी हो, वरना हम इतनी दूर आए इन सुंदर पहाड़ों के साथ, और ये सारी जगह इसलिए है ताकि आप बस यूं ही हो सकें, कि आप बस यूं ही रह सकें पहाड़ों को देखते हुए। अगर पहाड़ काफ़ी नहीं हैं तो मैंने एक पूरा नीला आकाश बना दिया। आपको जीवन से जुड़ना चाहिए। ये कोई समाज नहीं है। आप यहाँ हैं अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए। आप यहाँ एक समाज बनाने के लिए नहीं हैं। तो हमें भोजन की व्यवस्था करनी होगी, सोना, ये वो, थोड़ा बहुत बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे को सामाजिक ढांचा समझने की गलती ना करें। ये नहीं है। ये जगह व्यक्तिगत रूपांतरण और व्यक्तिगत मुक्ति के लिए बनाई गई है। मैंने कभी नहीं कहा कि पूरी भीड़ मुक्त हो जाएगी। केवल व्यक्तिगत इंसान, क्योंकि केवल व्यक्तिगत इंसान बंधे हुए हैं और केवल व्यक्तिगत इंसान ही आज़ाद हो सकते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप चुप रहने के लिए मेरी अनुमति क्यों मांग रही हैं। अगर आपने मुझसे पूछा होता कि सद्गुरु क्या मैं बोल सकती हूँ,
फिर मैं कहता ठीक है, 3 शब्द बोलिए। अब जब आप पूछती हैं क्या मैं मौन रह सकती हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं, आपको मौन ही रहना चाहिए जब तक आपके पास कहने के लिए कुछ सार्थक और उपयुक्त ना हो, गतिविधि के बारे में या किसी सवाल के रूप में या टिप्पणी के रूप में, वरना आपको मौन रहना चाहिए। मौन रहने से अधिक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस मजबूरी को किनारे रखना चाहिए कि आपको हर समय लोगों से बात करनी है, या तो इस तरह से या इस तरह से। अभी कम से कम आप मास्क के साथ थोड़े दबे हुए हैं। किसी के साथ बातचीत करने की ये चाहत, ये मत सोचिए कि आपके पास कहने के लिए कुछ शानदार है। बातचीत करने की ये चाहत इसलिए आ रही है क्योंकि आप इसके बिना अधूरा महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसी का समाधान ढूंढें, बचने की कोशिश ना करें। आप अपने अधूरेपन के एहसास से बचने की कोशिश मत कीजिए, उसका सामना कीजिए। ऐसा क्यों है? जब ये जीवन एक संपूर्ण जीवन के रूप में आया है तो ये अधूरापन क्यों महसूस कर रहा है? हमें इस पर ध्यान देना होगा, हमें इसका सामना करना होगा। इससे बचने की कोशिश नहीं करनी है, बातें करके अपना ध्यान बटाकर। आप सभी, रूप और अरूप, हर कोई बातचीत नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये अच्छा वक्त है, लॉकडाउन का वक्त। लॉक, मुझे लगा कि हम पहले से ही लॉकडाउन में थे जहां तक इसकी बात आती है। जब काम के लिए जरूरी है तो आप कुछ कहें, वरना आपकी खुशी, आपका इरादा, आपका प्यार जिसे आप व्यक्त करना चाहते हैं उसे व्यक्त कीजिए। आप देखेंगे कि इसके लिए आपको हर दूसरे जीवन पर ध्यान देना होगा। बस यूं ही कुछ कहना नहीं, बस यूं ही एक मैसेज भेजना नहीं, आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देना हमेशा अच्छा होता है। ध्यान बिना किसी इरादे के, ये सबसे अच्छी चीज है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। मौन का यही अर्थ है, आप सतर्क हैं लेकिन आपका कोई इरादा नहीं है। शोर इसलिए होता है क्योंकि आपका एक इरादा है। जैसे ही आपके पास इरादा होता है, ये काम करना शुरू कर देगा। योजनाएं, अनुमान, उल्टे सीधे हिसाब, सब कुछ। यूं ही पूरी तरह से ध्यान देना बिना किसी इरादे के, यही मौन है। इसका मतलब यह भी है कि आप हर तरह के विकल्पों से परे हैं। इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या, आप में ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये और ये हैं, और यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप ये और वो होते हैं तो वो भौतिकतावादी जीवन है। जब आप ये और ये हैं तो ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मुझे आपको बताना चाहिए, जब हम पहला होलनेस कार्यक्रम कर रहे थे जो 90 दिनों के लिए था, धन्य हैं वो लोग जो हमारे साथ थे। लगभग 68 लोग उन 90 दिनों के लिए मेरे साथ थे, जब वो ये भी नहीं जानते थे कि मैं आखिर कौन हूँ। वो नहीं जानते थे कि मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँगा। उस समय किसी तरह की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। वो बस आ गए, पुरुष और महिलाएं। बस एक धधकती हुई चाहत, बस इतना ही। तो उन दिनों मैं इस तरह विनम्र भी नहीं था जैसा मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा धधकता हुआ, आग उगलता हुआ। लेकिन वो आए तो मैंने प्रक्रिया शुरू की और मैं बार बार पूछ रहा हूं, बताइए हाँ या ना, हम ये करने वाले हैं, हाँ या ना। ऐसा चलता रहा। 1 हफ्ते या 10 दिनों के बाद एक दिन मैं वापस आया। वो कैवल्य कुटीर थी, बस एक लंबी सी झोंपड़ी जो उन 90 दिनों के दौरान 3 बार पूरी तरह से गिर गई। हमें उसे वापस बनाना पड़ा मानसून की तेज हवाओं के कारण। और जब मैं आया, वहाँ केवल एक ब्लैक बोर्ड था। वो हमारी मुख्य सुविधा थी जिससे कोई भी संदेश दिया जाता था। उस समय कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक मैसेज बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड जिसके साथ एक चौक का टुकड़ा था अगर कोई लिखना चाहे तो। जब मैं वापस आया, सद्गुरु हाँ और हाँ उन्होंने लिख रखा था। मैंने पूछा ये क्या है?
नहीं सद्गुरु, अब से आप ये मत पूछिए कि हाँ या ना, हमारी सिर्फ हाँ और हाँ है। मैंने कहा अगर आप वास्तव में हाँ और हाँ हैं तो मैं आपके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हमने कई आयामों की चीज़ें खोल दी जिसे हम एक बार फिर से दोहरा नहीं पाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाँ या ना। क्या मुझे मौन हो जाना चाहिए? आपको सिर्फ ये पूछना चाहिए कि क्या मैं बोल सकती हूँ। हाँ, आपको मुझसे ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि क्या मुझे मौन हो जाना चाहिए। सद्गुरु, क्या मैं बोल सकती हूँ? मैंने 10 सालों से कुछ नहीं बोला है, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, आज आप गा सकती हैं। मैं बोलने के लिए नहीं, गाने के लिए कहूँगा। तो आपके मौन होने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सवाल किसी विशेष साधना के संदर्भ में पूछ रही हैं, जब वो समय आएगा तब हम आपको बताएंगे। अभी जो साधना हाथ में है, जो साधन आपके पास हैं, उन्हें अभी भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। अगर आप उनका पूरा उपयोग कर लेती हैं तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभ शंभ महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो